जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम की पहली क्लास करेंगे। तो पहली क्लास में आज हम लोग अपना ये वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही मैथ के रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संख्याएं होती क्या हैं, कितनी तरह से हम संख्याओं को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण देखिए, संख्याएं किस तरह से होती हैं, मतलब कि या तो वास्तविक संख्याएं होंगी या काल्पनिक संख्याएं होंगी या फिर वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह से मिलकर बनी होंगी। वास्तविक संख्या यानी कि जो कि वास्तव में होती हैं संख्याएं, और काल्पनिक संख्याएं जो कि मतलब कल्पना की गई हैं। ठीक है, तो इनको हम तीन तरह से बांटते हैं। एक बांटेंगे वास्तविक संख्या, और दूसरी देखेंगे काल्पनिक संख्या, और तीसरी मिश्रित संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं मतलब जितनी भी संख्याएं आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, मतलब धन में हो या ऋण में हो, दशमलव में हो, जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमने लिख दिया -3। ठीक है, तो अगर हम अब इसका वर्ग करेंगे, अगर इसका हम वर्ग कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी किसी भी माइनस संख्या पर अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी फिर उसमें से ऋण खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी मतलब माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर भी माइनस ही रहे तो वो हो जाता है काल्पनिक संख्या। देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, काल्पनिक संख्या एक होता है आई, इसे कहते हैं आयोटा। इसका मान होता है अंडर रूट के अंदर -1। देखिए, अंडर रूट के अंदर जब कोई भी संख्या, जैसे हम लिख दिए x स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 9, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जब बनी होगी तो ये माइनस में 3 रहा होगा या प्लस में। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट के अंदर फिर वो संख्या धनात्मक ही आती है। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाती है। तो जो भी संख्या जैसे काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिनके अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे अंडर रूट के अंदर -5 कर दिए, -3 कर दिए, -7 कर दिए, तो ये सभी संख्याएँ काल्पनिक संख्याएँ हैं। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर संख्या में माइनस लगा हो तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और देखिए, आई का मान होता है -1, यानी इसे जो ये -5 है इसे हम क्या कर सकते हैं 5i, क्योंकि आई का मान होता है अंडर रूट के अंदर -1। तो यानी जिस भी संख्या में आई लगा रहेगा वो सभी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। तो इसे हम कर देंगे 3i, इसे कर देंगे 7i। जिस भी संख्या में आई लगा रहेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्याएं होंगी तो वो सभी काल्पनिक संख्या होंगी। अब देखते हैं मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे हमने लिखा a + ib, तो अब यहाँ पर b के साथ i लगा है ना, तो मतलब ये काल्पनिक संख्या है। जैसे यहाँ 5 के साथ i लगा था तो काल्पनिक संख्या, तो ये क्या होगी, ये है काल्पनिक संख्या। और a क्या है हमारा, तो a है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर मिश्रित संख्या बनाती हैं। वास्तविक प्लस काल्पनिक बराबर मिश्रित संख्या। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे मिटा देते हैं और फिर और आगे की संख्याओं को देखेंगे। अब देखिए, हमें वास्तविक संख्या को और थोड़ा डीप जाके पढ़ना होगा।
तो वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती हैं, यानी जो वास्तव में संख्याएं हैं तो वो धन में भी हो सकती हैं, ऋण में भी हो सकती हैं, पूरे पूरे अंक भी हो सकते हैं, दशमलव में भी हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम बांटेंगे दो प्रकार से, पूर्णांक और ये हो गया पूर्णांक यानी कि जो पूरे पूरे अंक रहेंगे, और दूसरा हम कर देंगे दशमलव यानी जो पूरे अंक नहीं रहेंगे यानी कि दशमलव में रहेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हम अब दो प्रकार से बांटेंगे, एक पूर्णांक और दूसरा दशमलव। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, जो पूरे पूरे अंक रहेंगे, जैसे हमने लिखा 5, 2, 3, -3, -4, तो ये देखिए सभी पूरे पूरे अंक हैं, तो ये हो जाएगा पूर्णांक। और दशमलव क्या होगा, तो दशमलव जैसे हमने लिखा 2.3, तो ये तो देखिए पूरा अंक नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में है, तो ये हो जाएगा दशमलव, लेकिन है ये भी वास्तविक संख्या ही। ठीक है, तो ये दशमलव वाली संख्याएं हो गई हैं और ये पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक भी दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्णांक को जब हम बांटेंगे तो ये होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक में सभी संख्याएं धन में रहती हैं कि +1 फिर +2 ये डैश 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 करके इन्फिनिटी तक। इसी तरह ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक। यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक में सभी धन संख्याएं रहेंगी इन्फिनिटी तक और ऋणात्मक में सभी ऋण संख्याएं इन्फिनिटी तक रहेंगी। और जो पूर्णांक होता है, तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेकर पूरा प्लस का इन्फिनिटी तक, ये होता है पूर्णांक। यानी इसके बीच में जितने भी पूरे पूरे अंक आएंगे माइनस और प्लस के, सभी पूर्णांक होंगे। तो अब देखिए जब हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाएंगे तो बीच में जीरो भी आएगा। तो जीरो हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक में आएगा जीरो कि ऋणात्मक पूर्णांक में। तो जीरो क्या है कि जीरो सिर्फ एक पूर्णांक है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो सिर्फ एक पूर्णांक होता है। यानी जीरो धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता, वो सिर्फ पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है वही हमारी होती है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक है वही प्राकृतिक संख्या होगी। यानी प्राकृतिक संख्या भी +1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है और यही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और अगर इसी हम धनात्मक पूर्णांक में जीरो को भी ऐड कर दें, जैसे हम लिख दें 0 फिर +1 +2, तो हम प्लस लगाएं या फिर ना लगाएं वो संख्या प्लस में ही मानी जाती है। ठीक है, तो हम इसे सिंपल लिख देते हैं 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें जीरो लग गया तो हम इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। तो अब इसे मिटाकर फिर अगली संख्याओं को देखेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट अपना जरूर करिएगा। तो देखिए हमने वास्तविक संख्याओं को देख लिया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या देख लिया, मिश्रित संख्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख लिया कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, पूर्णांक भी हमने देख लिया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होती है और अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी रहती हैं। देखिए परिमेय संख्या एग्जाम में आ जाता है पहचानने को कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो इसे आप देखिएगा, जो परिमेय संख्या होगी वो हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखी रहेगी, अंश बटे हर। ठीक है, और ये हो गई पहली कंडीशन परिमेय संख्या की। और दूसरी कंडीशन देखेंगे कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। पहली कि वो P/Q के रूप में होनी चाहिए, दूसरी कि Q यानी कि जो हर में रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी कि P
और क्यू यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू दोनों पूर्णांक यानी कि पूरे पूरे अंक होने चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा परिमेय संख्या पहचानने के 3 स्टेप हैं, इन्हीं को आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं से आप लोग परिमेय संख्या पहचानेंगे। और अपरिमेय क्या होता है कि अपरिमेय होता है कि जो मतलब दशमलव में संख्याएं जाती हैं उनका पूरा पूरा, जैसे देखिए जैसे हमने लिखा अंडर रूट के अंदर 3, तो ये अपरिमेय संख्या है, मतलब जिसका भी अंडर रूट यानी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे √9 को, तो √9 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 क्या है, ये अगर इसके पट्टे में हम 1 लगा दें तो ये अंश बट्टे हर के रूप में हो गया। और Q 0 के बराबर नहीं है यानी हर भी 0 के बराबर नहीं है। और P और Q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। तो √9 हमारा परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं। यानी जिन भी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले या फिर घनमूल ना निकले, जैसे हमने घनमूल लगा दिया 24, अब 24 का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय को ध्यान रखिएगा कि जिन भी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल ऐसे ही मतलब नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होंगी। और एक आता है पाई, तो पाई भी हमारा अपरिमेय है। देखिए, और लेकिन है जो 22/7, तो 22/7 हमारा परिमेय होता है। 22/7 परिमेय क्यों है? क्योंकि ये अंश बट्टे हर के रूप में है, हर जो है ये 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय है, क्योंकि पाई का ये एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में होती है। पाई का मान जब हम निकालते हैं तो ये 3.14 कुछ ऐसे ही करके आता है, मतलब ये हमेशा ऐसे ही दशमलव करके आता चला जाता है, मतलब कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे 22/7 को, यानी 7 त्रिक 21 आएगा, फिर 1 बचेगा 10 होगा, 7 1 कम 7, 3 बचेगा 30 होगा, 7 चौक 28, मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा अनंत तक। इसलिए पाई हमारी अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। कोई भी संख्या मान लीजिए हमने लिख दिया 2, तो ये परिमेय है। परिमेय क्यों है? क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, तो अब ये अंश बट्टे हर के रूप में हो गई है और Q 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं। तो उम्मीद है आप लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों समझ गए होंगे। अब इसे हम मिटा लेते हैं। अब देखिए परिमेय परिमेय भी हो गया। अब हम देखते हैं सम और विषम। सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या तो हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं। देखिए सम संख्या क्या होती है कि जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, और जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या। जैसे देखिए हमने लिख दिया 108, तो 108 क्या है? ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और अगर हम लिख दें 123, तो यहाँ पर इकाई अंक में 3 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी संख्या, तो ये विषम संख्या है। यानी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 और इससे पहले 0 होगा, 0 से पहले -1 होगा, -1 से पहले -2 होगा, -2 से पहले -3 होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। 2 से
छोटी होती है जीरो, जीरो से छोटी -2। तो जीरो क्या है, जीरो सम है कि विषम है, तो जीरो भी हमारी सम संख्या है, जीरो है सम संख्या, लेकिन जीरो हमारी सबसे छोटी सम संख्या नहीं होती, क्योंकि जब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो उसका मतलब वो ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, वो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ हम ऐसे निकालने लगे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो हम छोटा करते हुए चले जाएंगे। 2 से छोटी होगी 0, फिर 0 से छोटी हो जाएगी -2, -2 से छोटी हो जाएगी -4। तो हम इस तरह से सबसे छोटी सम संख्या निकाल ही नहीं पाएंगे, वो माइनस का इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसलिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये होता है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या होती है 2। और ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो मतलब यही होता है कि धनात्मक सम संख्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। और विषम संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है, 1। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही पूछता है कि सबसे छोटी, उसका मतलब होता है कि धनात्मक विषम संख्या, तो विषम संख्या में सबसे छोटी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारा सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसे मिटाकर हम लोग देखेंगे भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उससे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और गुणज को कहते हैं गुणज, या इसी को कहते हैं गुणक, तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में मल्टीपल। ठीक है, तो गुणज या गुणक क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, यानी मल्टीपल और फैक्टर में आप लोग अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक संख्या हम ले लिए 12, ठीक है, तो इसके हम गुणज भी निकालेंगे और गुणनखंड भी निकालेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। गुणनखंड यानी मल्टीपल क्या होता है कि 12 से कटने वाली सभी संख्याएं 12 की मल्टीपल होंगी। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 डैश ये अनंत तक चला जाएगा, यानी ये सभी संख्याएं 12 से कट रही हैं, तो ये सभी 12 के मल्टीपल यानी कि गुणज हैं। तो अब 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर वो सभी संख्याएं होंगी जिससे 12 कट जाएगा। जैसे अब 12 देखेंगे तो 1 से कटता है, 2 से, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 12 इन सभी संख्याओं से कट रहा है, तो ये सभी संख्याएं 12 के फैक्टर हैं और ये सभी इसके मल्टीपल हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल में इतना सा अंतर है कि मल्टीपल क्या होता है कि जो सभी संख्याएं कट जाएं वो होती हैं मल्टीपल, और जो संख्याएं इसको काट दें वो होती हैं फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग अंग्रेजी में ही ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं इसका अंग्रेजी भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं, पहले अभाज्य संख्याएं देखते हैं। तो अभाज्य वे सभी संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें। आप लोग देखेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 1 से न कटे, यानी सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। और जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 101, ठीक है, तो ये संख्या 101 जो है, एक तो ये 1 से कट ही जाएगी और ये स्वयं से भी कट जाएगी, यानी 101 से भी एक बार में कट जाएगी। तो वो सभी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2 ही संख्याएं ऐसी होंगी जिनसे अभाज्य संख्याएं कटेंगी। वो 2 संख्याएं, एक तो वो खुद होगी और दूसरा होगा 1। अब देखेंगे भाज्य संख्या, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों,
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए अगर हमने 4 लिख दिया तो इसके फैक्टर देखेंगे तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी इसके फैक्टर हो गए 3, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारा बचता है 1, तो 1 देखेंगे क्या है, 1 भाज्य है कि अभाज्य है। तो अगर हम 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 सिर्फ 1 से ही कट रही है, यानी 1 का 1 ही फैक्टर है, यानी वो सिर्फ 1 से ही कट रही है। तो 1 जो है ये ना तो भाज्य में आएगी और ना अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अगर हम भाज्य संख्या देखेंगे तो अगर हम देखें गिनती लिख दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे छोटी इनमें से भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि इससे पहले 3 2 1 ये अभाज्य हैं, यानी इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। और यहीं पर देखें अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 तो हमारा ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 को देखेंगे, तो देखिए 2 को, 2 एक तो 2 से कट जाएगा यानी स्वयं से कटेगा, और दूसरा 1 से कटेगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, आप लोग यहाँ देखेंगे कि 2 सम संख्या है, तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम होती हैं। जैसे 3 को देख लीजिए, ये विषम है और अभाज्य है। 5 को देख लीजिए, विषम है और अभाज्य है। तो 2 ही सिर्फ ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को भाज्य अभाज्य अच्छे से समझ में आया होगा। और देख लेते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं से पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी है, 50 से 100 तक कितनी है। तो देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं टोटल हैं 25। 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। अब देखेंगे 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं 15। अभी मैं लिखूंगा, आप लोग गिन भी लीजिएगा। और फिर देखेंगे 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, तो 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 10, तो 15 और 10 जोड़ के हमारा होता है 25। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रहे, निकालना या सोचना ना पड़े। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। मैं 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएँ लिख रहा हूँ। देखिए पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 7 के बाद आती है 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 29, 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 37, ठीक है, 37 40 41 फिर आ जाएगा 41, 42 फिर आ जाएगा 43, 44 45 46 47 फिर हो जाएगा 47, 48 49 50 फिर आ जाएगा 53, 53 अभाज्य संख्या है। फिर देखेंगे तो 54 55 56 57, 57 नहीं होगी, वो 3 से कट जाती है, 59 हो जाएगी, 59 अभाज्य संख्या। फिर देखेंगे तो 60 के बाद 61 अभाज्य संख्या है। फिर 62 63 64 65 66 67 अभाज्य संख्या है। फिर 68 69 70 71 अभाज्य संख्या है। फिर देखेंगे तो 73 अभाज्य संख्या है। फिर 74 75 76 77 78 79 अभाज्य संख्या है। फिर 80 81 82 83 अभाज्य संख्या है। फिर 84 85 86 87 87 तो 3 से कट रहा है, 89 अभाज्य संख्या है। फिर देखेंगे तो 95 अभाज्य संख्या है। फिर 97 अभाज्य संख्या है। तो इतनी अभाज्य संख्या हमने लिखी है, अब इन्हें गिन लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है, कोई संख्या मैंने ऐसी लिख दी है जो कि अभाज्य नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कौन सी है। 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19 23 29, ये 67, 7 6 13 होता है, 61 59 53 47 43 41 37 31 71 73 और ये 79 है, ये 83 89 91 97। कहीं पर गिनती में गलती हुई थी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए 50 तक तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 तो यहाँ तक तो ठीक है 15। इसके बाद कहीं एक ऐसी संख्या है जो कि कट रही है। 53 है, 59 है, 9 5 14 नहीं कटता है, 6 61 61 फिर 67 7 6 13 71 73 7 3 10 9 7 16 79 है, 83 8 3 11 89 9 8 17 91 9 1 10 13 17 95। देखिए यहाँ पर गलती हो रही थी, 95 जो है ये 7 और 13 दोनों से कटता है, तो 95 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब ये हमारी 1 से 100 तक की टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हमारा भाज्य संख्या भी हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब हम देख लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य जोड़ा देखेंगे अब हम लोग। ये आज का लास्ट टॉपिक है, सह अभाज्य। सह अभाज्य, देखिए सह अभाज्य, सह मतलब होगा जोड़ा और अभाज्य। तो सह अभाज्य दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि वो किसी भी संख्या, यानी वो जो दो संख्याएं हैं वो किसी एक संख्या से ना कटती हों। जैसे हमने लिख दिया 3 और 5, तो देखिए इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये दो संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटती हैं। अगर हम लिख दें 2 और 7, तो देखिए ये भी संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटती हैं, यानी इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता या किसी एक संख्या से वो दोनों संख्याएं नहीं कटती हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।